हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल NKS ग्रोथर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.2। हम पहले एक्सरसाइज 1.1 पे काम कर चुके हैं। आज हम जो काम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 पर काम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो पहला है आपका नंबर 1 140, दूसरा आपका 156, तीसरा 38 25, चौथा है 5005 और पांचवा है 74 29। इनके सभी के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले की 140। देखिए, ये ले लिया हमने 140। इसके क्या करने हैं, हमें अभाज्य गुणनखंड करने। तो हमें क्या करने हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, जीरो ऐसे उतार दिया। फिर 2 से काट दीजिए इसको, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। फिर 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35। फिर 7 से काट दीजिए इसको, 7 का 7। तो इसका जो सॉल्यूशन हुआ, यानी कि अभाज्य 140 के अभाज्य गुणनखंड जो हुए, अभाज्य गुणनखंड वो हुए आपके 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 ही है, 2 की पावर 1 ही है। गुणा में घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 2 की पावर 1 और 1 कितने हो जाएगी, 2। 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, ये ऐसे उतार दिया हमने। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा पार्ट है हमारा 156। 156 के भी क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो इसको भी पहले इस तरीके से लिख लीजिए। इसको सबसे पहले 3 से काट दीजिए, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12। फिर 2 से, 2 का 2, 2 तिया 6। फिर सीधा सीधा 13 से काट दीजिए। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ये हुए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 कितनी जगह आया हुआ, 2 जगह। तो 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा पार्ट है हमारा 38 25। इसके भी क्या करने हैं, हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो इसके फैक्टर कर लीजिए पहले। 38 25, सबसे पहले 5 से काट दीजिए इसको, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, पचम 25। फिर 5 से काट दीजिए, 5 का 5, पचम 25, 5 दिया 15। फिर 3 से काट दीजिए, 3 पंजे 15, 3 का 3। फिर 3 से काट दीजिए, फिर सीधे सीधे 17 से काट दीजिए, 17 का 17। तो 38 25 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए, अभाज्य गुणनखंड कितने हुए, इसका सॉल्यूशन है ये हुए 5 गुणे 5, एक इसको लिख सकते हैं हम 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। देखिए चौथा पार्ट है 5005। इसके क्या करने हैं, हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो फिर से वही काम करना है हमें। इसके फैक्टर कर लीजिए,
सबसे पहले इसको 5 से काट दीजिए, 5 का ना 5, फिर इसको 11 से काट दीजिए, 11 ने 99, 11 का ना 11, फिर इसको 13 से काट दीजिए, 13 से 91, इसको 7 से काट दीजिए 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने हुए, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है। ये इसका फाइनली जवाब हुआ। अब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर पहले का, फिफ्थ, 5वां पार्ट है हमारा 74, 29, इसके भी गुणनखंड कर लीजिए। यह है हमारा 74, 29, इसके जब गुणनखंड करेंगे हम तो सबसे पहले इसको 17 से काट दीजिए, ये कटेगा आपका 17 से, 17 चौका 68, 17 तिया 51, 17 सत्ते 26, फिर इसको सीधा सीधा 19 से काट दीजिए, ये आपका 23 बार कटेगा, फिर सीधा सीधा 23 से काट दीजिए। तो 74, 29 के अभाज्य गुणनखंड जो हुए, अभाज्य गुणनखंड ये हुए 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। कहने का मतलब ये है, ये दो संख्याएं रखी है, मान लीजिए ये पहला पार्ट ले लिया हमने 26, 91, तो ये हमारे पास पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। हमें क्या करना है, इसका LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। तब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर आना चाहिए, HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो ठीक है, सबसे पहले हम LCM, इसका HCF निकालेंगे, फिर इसका LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है 26 और 91, इसका क्या करना है, पहले हमें HCF और LCM निकालना है। तो पहले 26 के गुणनखंड कर लीजिए, 2 से काटा, इसे 13 बार कटा, फिर 13 से काट दीजिए, 13 का ना 13, फिर 91 के फैक्टर करेंगे हम, 13 सत्ते 91, फिर 7 से काट दीजिए, 7 का ना 7। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड जो हुए, 26 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे 13, 2 गुणे 13, और 91 को लिख सकते हैं हम 7 गुणे 13। अब बात करें हम HCF की, तो HCF वही होता है जो कि दोनों में कॉमन हो। अब यहाँ पे देख लीजिए, इनमें दोनों में कॉमन क्या, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो HCF जो हो गया हमारा कितना हुआ, 13, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया HCF। अब LCM की अगर बात करें, तो LCM जो होगा इसका, LCM होगा सबसे पहले तो वही जो कॉमन है उसको लिख दीजिए, 13, 13 दोनों में कॉमन है, हमने 13 लिख लिया, और बाकी जो संख्याएं बच रही हैं आपको, आपकी, उसको भी क्या कर देना, उतार देना है। क्या बचा आपका यहाँ पर 2 बचा, और ये यहाँ पे क्या बचा आपका 7। तो LCM जो हुआ इसका, LCM जो हुआ इसका कितना हुआ, 182, ठीक है, ये LCM हुआ इसका। अब बात कर रहा हूँ, हमें क्या करना है, इसकी जांच और करनी है कि वास्तव में ये सही है या गलत है। जांच कर लेते हैं हम। जांच के लिए हमने देख लिया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCM। पहली संख्या कितनी है हमारे पास 26, दूसरी संख्या कितनी है 91, बराबर LCM कितना आया हमारा 182, और HCF कितना आया हमारा 13। इसकी अगर गुणा करोगे तो ये मिलेगा हमें 2366। अगर 182 की गुणा 13 से करेंगे तो ये भी हमें प्राप्त होगा 2366। अब देख लीजिए दोनों बराबर है नहीं, संख्याओं का गुणनफल 2366, और LCM और
LCM और HCF का जो गुणनफल है वो भी कितना मिला हमें 2366, तो दोनों बराबर है। इसका मतलब हमारा जवाब जो है सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है 510 और 92। इसका भी क्या करना हमें LCM और HCF ही निकालना है। तो सबसे पहले हम 510 के फैक्टर करेंगे। 2 से काट दीजिए इसको, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर 5 से काट दीजिए, 55 25, 5 एकना 5, फिर 17 से काट दीजिए, 17 तिया 51, फिर 3 से काट दीजिए, 3 एकना 3। इसी प्रकार 92 के फैक्टर कर लेंगे। 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर इसको सीधा सीधा 23 से काट दीजिए, 23 का ना 23, यानी कि 510 के जो अभाज्य गुणनखंड मिले हमें ये हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। और बात करें हम 92 की, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 गुणे 2 गुणे 23। अब देखिए हमें क्या करना है, HCF निकालना है सबसे पहले। HCF अभी मैंने बताया था जो दोनों में कॉमन हो। देखिए कॉमन क्या है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, और हमें कोई भी संख्या कॉमन दिखाई नहीं दे रही, तो ये 2 क्या हुआ इसका HCF। ठीक है, अगर LCM की बात करें तो LCM मैंने बताया जो संख्या कॉमन होती है सबसे पहले उसी को लिख देते हैं हम 2, और बाकी जो संख्याएं बची हुई हैं उनको भी उतार दीजिए, 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, अब इसकी जब गुणा कराएंगे तो ये मिलेगा हमें तो इसका जो LCM प्राप्त हुआ कितना हुआ 23460। ठीक है, अगर बात करें जांच की हम तो जांच में अभी मैंने बताया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। ठीक है, अब पहली संख्या कितनी है हमारे पास 510, और दूसरी संख्या कितनी है 92। LCM कितना हमारे पास 23460, 23460, और HCF कितना है 2। तो इसकी जब गुणा कराई हमें कितना प्राप्त हुआ 46920। अब इसकी जब गुणा कराओगे LCM और HCF की, तो ये भी कितना मिला हमें 46920। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो ठीक है। अब नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहला है हमारा 12 15 21, दूसरा 17 23 29, और तीसरा है 8 9 और 25। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट ले लेना है 12 15 21। इसका क्या निकालना है हमें HCF और LCM। ठीक है, देखिए ले लिया 12 15 और 21। तो सबसे पहले 12 के फैक्टर कर लीजिए आप, तो 2 छक्के 12, फिर 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, फिर 15 के फैक्टर कर लीजिए, 3 पंजे 15, 5 का ना 5, फिर 21 के भी फैक्टर कर लीजिए, 21 के फैक्टर होंगे हमारे 3 सत्ते 21, फिर 3 7 से काट दीजिए, 7 का ना 7। तो यानी कि 12 के जो फैक्टर हुए हमारे पास कितने हुए 2 गुणे 2 गुणे 3 का ना 3 रह गए थे 3, और 15 के जो फैक्टर हुए हमारे पास कितने हुए 3 गुणे 5। और बात करें हम 21 की, तो 21 के जो फैक्टर अभाज्य गुणनखंड हुए हमारे कितने हैं 3 गुणे 7। ठीक है, सभी के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हमने। अब बात करें हम HCF की, तो HCF अभी अभी मैंने बताया आपको, HCF जब निकालते हैं हम तीनों में कॉमन देखते हैं, है ना, तीनों में कॉमन क्या है। देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो हमारा जो HCF हुआ
HCF जो हुआ हमारा कितना हुआ 3। HCF कितना हुआ हमारा 3, क्योंकि और कोई संख्या कॉमन नहीं है, बस 3 के अलावा 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो HCF क्या हो गया हमारा 3। ठीक है। LCM की अगर बात करें तो LCM मैंने बताया जो कॉमन होता है सबसे पहले उसी को लिख देते हैं 3, फिर जो संख्याएं शेष बचती हैं उनको भी उतार देते हैं। तो ये बचा आपका 2 गुणे 2, और यहाँ पे क्या बचा आपका 5 और गुणे में 7। तो ये टोटल कितना हुआ हमारा, तो इसका जो एलसीएम हुआ कितना हुआ 420। ठीक है, ये हमारे आंसर हुआ। नेक्स्ट दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट है हमारा 17, 23 और 29। ठीक है, इसका भी क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 17 के फैक्टर कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन देखिए आप। सॉल्यूशन 17 के फैक्टर करेंगे हम, 17 का ना 17। ठीक है, फिर 23 के फैक्टर कर देंगे हम, 23 का ना 23। फिर 29 के भी फैक्टर कर देंगे, 29 का ना 29। ठीक है, 17 के जो फैक्टर हुए वो हुए 1 गुणे 17, और 23 के जो फैक्टर हुए वो मिले हमें 1 गुणे 23। अब बात करें 29 की, तो 29 के जो फैक्टर हुए वो हुए 1 गुणे 29। ठीक है, अब HCF निकालना है हमें सबसे पहले। HCF क्या हुआ इसमें 1, क्योंकि 1 तीनों में कॉमन है। ठीक है, इसलिए हमने 1 इन संख्याओं के साथ लिखा है, वरना अगर हम 1 नहीं लेते, मान लीजिए 17 लेते यहाँ पे और यहाँ पे 23 लिख लेते, यहाँ पे 29 लिख लेते, तो कोई भी संख्या आपकी कॉमन नहीं है। तो इसलिए हम क्या लिखा, हमने 17 के गुणे में 1 लिख लिया, 23 के गुणे में 1 लिख लिया और 29 के गुणे में भी 1 लिख लिया। अब देखिए तीनों में ये क्या बन गया, 1 1 कॉमन बन गया। जब कॉमन बन गया तो ये क्या होगा हमारा HCF होगा। ठीक है, अगर LCM की बात करें तो इसका जो LCM होगा वो LCM होगा, यानी कि 1 1 तो तीनों में कॉमन है। ठीक है, 1 और बाकी जो संख्याएं बच रही हैं उनको भी उतार देते हैं। हमने उतार दिया यहाँ पर 17 गुणे 23 गुणे 29। तो इसका जो LCM हुआ वो हुआ, इसका जो LCM हुआ कितना हुआ 11,339। ठीक है, ये इसके आंसर हुए। अब इसका तीसरा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट है, ये है 8, 9 और 25। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप। सबसे पहले 8 के फैक्टर कर लीजिए। 8 के जब फैक्टर करेंगे हम तो 2 से काटिए, 2 चौक 8, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दीजिए, 2 एक ना 2, फिर 9 के भी फैक्टर कर दीजिए, 3 तिया 9, फिर 3 से काट दीजिए, 3 का ना 3। 25 के भी फैक्टर कर लीजिए, पचम 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 का ना 5। तो 8 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए ये हुए 2 गुणे 2 गुणे 2, और 9 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए ये हुए 3 गुणे 3। ठीक है, अब 25 की बात करें तो इसके गुणनखंड हुए 5 गुणे 5। अब देखिए अगर इसके HCF की बात करें तो सबसे पहले HCF की बात करेंगे। HCF मैंने बताया, अब यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या तीनों में कॉमन नहीं है, और जब कॉमन नहीं है तो इसकी गुणा में हम 1 लगा सकते हैं, 1 इसकी गुणा में लगा सकते हैं, 1 ही इसकी गुणा में लगा सकते हैं, 1 ही इसकी गुणे में लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब तीनों में कॉमन क्या हो गया हमारा 1 हो गया, तो इसका मतलब HCF क्या हुआ हमारा 1। ठीक, और LCM की अगर बात करें तो इसका जो LCM होगा 1 तो तीनों में कॉमन है, 1 को लिखो या मत लिखो, लेकिन बाकी जो संख्याएं बच रही है उनको लिख देते हैं। यहाँ पर क्या बच रहा है आपका 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ पे क्या बच रहा है आपका 3 गुणे 3, और यहाँ पे क्या आपका 5 गुणे में 5। तो इसका जो LCM हुआ, इसका जो LCM हुआ कितना हुआ 1800। ठीक है, ये हमारे आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यानी कि HCF 306 657। इसका जो HCF दे रखा कितना रखा 9, और LCM हमें क्या करना है 306 और 657 का ज्ञात करना है, यानी कि LCM हमें निकालना है। ठीक है,
तो 306 और 657 ये क्या है हमारा प्रथम व्यंजक है यानी कि पहली संख्या है, और 657 क्या है हमारी दूसरी संख्या है। ठीक है, HCF हमें दे रखा है 9, LCM हमें निकालना है। तो ठीक है, हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए यह HCF 306 और 657 का LCM दे रखा, HCF दे रखा 9, LCM हमें निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले वही फॉर्मूला लाएंगे यानी कि पहला व्यंजक पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM 306 657 गुणे HCF 306 657। ठीक है, अब मान रख दीजिए इसमें पहली संख्या कितनी है हमारे पास 306 और दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास 657 गुणे LCM हमें क्या करना है निकालना है, और HCF का मान कितना दे रखा है 9। ठीक है, अब इसको 9 से काट दीजिए इस तरीके से, 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27। तो LCM जो मिला हमें 306 657, इसका जो LCM हुआ यानी कि इसका जो LCM हुआ कितना हुआ यानी कि ये 73 की गुणा 306 से कराने पर कितना प्राप्त हुआ हमें 22,338। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा LCM और ये फाइनली इसका जवाब हो रहा है। ठीक, अब हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, जांच करनी है। ठीक है, हमें वो कह रहा है प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको देखिए थोड़ा पहले डिटेल में समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपकी n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये सब क्या है हमारे प्राकृतिक संख्या है। अब दिया है इन्होंने 6 की पावर n, 6 की पावर n, तो सबसे पहले n बराबर 1 रख दीजिए, तो 6 की पावर 1 यानी कि कितना प्राप्त हुआ हमें 6, 6 की पावर n यानी कि n बराबर आपका 2 रख दीजिए तो कितना प्राप्त होगा 6 की पावर 2 का मतलब 6 छंग 36, 6 की पावर n की जगह 3 रख दीजिए, आपका 6 छः 36 छक्का 216। इस तरीके से आपका क्या वह चलता रहेगा। ठीक है, अब बात करें तो अगर बात करें हम 10 की, हमने 10 लिया और 10 के जो इसके गुणनखंड करके देखे तो हमें क्या मिला 2 गुणे 5, क्या मिला 2 गुणे 5। इसके जो अभाज्य गुणनखंड मिले कितने मिले 2 गुणे 5, जो कि हमें प्राप्त करने हैं। ऐसे आप 20 ले लीजिए, मतलब जीरो वाली संख्या ले लिया हमने, 10 ले लिया और 20 ले लिया, इसमें भी जीरो है ना। तो इसके जब फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर होंगे 2 गुणे 5, तो इसमें भी 2 और 5 मिल रहा हमें। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार आप 30 ले लीजिए, 30 को लिख सकते हैं हम 2 3 गुणे 10, और 10 के जो गुणनखंड हो जाएंगे वही होंगे यानी कि 3 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 हमें इसमें भी मिल रहा है। तो कह सकते हैं हम यानी कि 10 20 30 जिसके अंत में जीरो आ रहा है संख्या में, तो वो क्या हो रही है आपकी सभी संख्याएं जीरो पर क्या हो जाती हैं समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनकी बात करें तो 6 की पावर n के जो अभाज्य गुणनखंड है यानी कि 6, अब देखिए इसका सॉल्यूशन यानी कि ये तो हुआ आपका रफ कार्य। ठीक है, ये क्या होगा रफ कार्य। अब इसका आंसर जो होगा यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा ये होगा 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे देखो, ये होंगे यानी कि 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 और पावर n है तो n लगा दी। ठीक है, तो 6 की पावर n के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणे 3 है। ठीक है, तो इसमें अब देखिए हमें लाना क्या था 2 गुणे 5 बनाना था, तब तो वो जीरो पर समाप्त होता, लेकिन इसमें 2 तो है हमारे पास 5 नहीं है, अतः कह सकते हैं अतः 6 की पावर n में 5
उपस्थित नहीं है, नहीं है, तब कह सकते हैं तब 6 की पावर n, और जब 5 उपस्थित नहीं है तब कह सकते हैं हम 6 की पावर n, n के किसी भी मान के लिए, मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, इस सवाल का जवाब। ठीक है, ये हमारा ऊपर जो था ये सब रफ कार्य था, लेकिन हमें यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन में लिखना है वो केवल ये लिखना है 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए हमारे, 2 गुणे 3 की पावर n है। अतः 6 की पावर n में 5 उपस्थित नहीं है इसमें, यानी कि हमारा 5 नहीं है, और जब 5 नहीं है तो कह सकते हैं n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये फाइनली इसका जवाब होगा। अब नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनकी व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले तो ये लिख दिया हमने 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और इतना 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ठीक है, ये सब ये क्या है आपकी भाज्य संख्या है। तो थोड़ा सा हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है आपका 13, 13 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से बचेगा आपका 7 गुणे 11 और यहाँ क्या बचेगा +1। ठीक है, और इसमें भी देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपका, यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 5 कॉमन कर लीजिए यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और प्लस का 1। ठीक है, तो ये मिला हमें 13 गुणे 11 सत्ते 77 और एक जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा ये 78। ठीक, और अगर इसकी बात करें हम तो ये हुआ हमारा 5 गुणे, ठीक है, तो ये प्राप्त हुआ हमें, इसकी जब गुणा कराई और +1 ऐड कर दिया इसमें तो कितना मिला हमें 1009। अब इसकी जब मल्टीप्लाई कराओगे 13 की गुणा 78 से कराएंगे तो हमें कितना मिलेगा, यानी कि ये प्राप्त होगा 1014। अगर इसकी बात करें, अगर इस 5 की गुणा 1009 से कराएंगे तो ये मिलेगा हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें 9 पंजे 45 और 5 खाना 5। ठीक है, अब देखिए अगर भाज्य संख्याओं की बात करें, अगर इसकी पहले इसकी बात करें 1014 की, तो 1014 देखिए ये 2 से भी कट जाएगा आपका, 1014 ये 13 से भी कट जाएगा, 1014 78 से भी कटेगा और 1014 1014 से भी कट जाएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ हमारा एक भाज्य संख्या। ठीक है, अगर इसकी बात करें 50 45 की, तो ये 50 45 यानी 5 से भी कट जाएगा और ये आपका 1009 से भी कट जाएगा और 50 45 से भी कट जाएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ आपका एक भाज्य संख्या हुआ। तो कह सकते हैं हम, ये भी कह सकते हैं 1014 जो एक भाज्य संख्या है, जो एक भाज्य संख्या है। ऐसे इसको 50 45 इसको भी लिख सकते हैं हम, जो एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये क्या हुआ इसका फाइनली जवाब। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है और उस वृत्ताकार पे एक लड़की सोनिया जो 18 मिनट में चक्कर लगाती है, इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके
एक ही दिशा में चलते हैं तो दोनों मतलब कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, 18 मिनट, और रवि को एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, और जो हमारा एलसीएम होगा वही इसका क्या होगा, जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, कितने मिनट लगते हैं सोनिया को, 18 मिनट, 18 मिनट। ठीक है, और रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, रवि को कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट। ठीक, अब इनका एलसीएम निकाल देना हमें। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले 18 के फैक्टर कर लीजिए आप, 2 नीम 18, फिर 3 से काट दीजिए, 3 तिया 9, फिर 3 से काट दीजिए, 3 का 3, फिर 12 के फैक्टर कर लीजिए भाई, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर 3 से काट दीजिए, 3 का 3। ठीक है, तो अगर बात करें 18 के फैक्टर अभाज्य गुणनखंड जो हुए हमारे 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो हुए 2 गुणे 2 गुणे 3। हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम। क्या निकालना है हमें, एलसीएम। एलसीएम मैंने बताया अभी, तो सबसे पहले कॉमन देखिए, जो कॉमन है उसको लिख डालिए पहले, तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। ठीक है, और बात करें 3 की, तो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। ठीक है, और बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं है। पहले कॉमन कॉमन लिख दीजिए, कॉमन 2 इसमें है और 2 इसमें है, और 3 की बात करें तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 को भी लिख डालिए। और मैंने बताया एलसीएम में जो संख्याएं शेष बच जाती हैं कॉमन के बाद, उनको भी हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा आपका, ये 3 बचा, और ये क्या बचा आपका, 2। ठीक है, तो ये हुआ आपका एलसीएम जो हुआ, ये हुआ 3 तिया 9, 9 चौक 36। ठीक है, 36 मिनट के बाद वो अपने प्रारंभिक बिंदु पे पुनः मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, फाइनली जवाब हुआ। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट देखिए, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.3। ठीक है, तो इसमें हर साल आपका एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको थोड़ा सा सही से पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए इसका सॉल्यूशन की बात करें हम, तो कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं इसको, माना √5 बराबर P/Q, एक परिमेय संख्या, यानी कि थोड़ी देर के लिए हम विपरीत मान लेते हैं। ठीक है, तो जहां P एंड Q के, यानी P एंड Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यानी कि P एंड Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो कह सकते हैं हम, यानी कि P/Q, अतः P/Q एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है,
तो बस हमें पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा यही हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देख लीजिए इसको भी। इसका जो सॉल्यूशन है, मान लेंगे इसमें भी माना 3 प्लस 2√5 बराबर पी बटे क्यू। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने विपरीत मान लिया थोड़ी देर के लिए। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखिए ये इसको 3 को इधर ले जाइए राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे बचेगा आपका 2√5 बराबर पी बटे क्यू माइनस का 3। इसका एलसीएम ले लीजिए भी। अब इसका एलसीएम क्यू ले लोगे, यानी कि एलसीएम क्यू आ जाएगा इसका, तो ये होगा आपका पी माइनस 3 क्यू। ठीक है, दो को बटे में भेज दीजिए, तो यहाँ पर बचा आपका √5 और ये हो जाएगा पी माइनस 3 क्यू बटे में क्या हो गया आपका 2 क्यू। तो कह सकते हैं हम, अतः पी माइनस 3 क्यू बटे में 2 क्यू एक एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परंतु परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा क्या हुआ, इसका जवाब हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट है 1/√2, दूसरा पार्ट है 7√5 और तीसरा पार्ट है 6 प्लस √2। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे 1/√2। तो इसमें भी देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, इसके अगर सॉल्यूशन की बात करें तो मान लेंगे इसमें माना 1/√2 बराबर पी बटे क्यू। ठीक है, उसी प्रकार करना है सवाल। तो 1/√2 बराबर पी बटे क्यू एक एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये हो जाएगा क्यू बराबर √2 गुणे पी। ठीक है, तो √2 बराबर कितना होगा आपका क्यू बटे पी। अतः कह सकते हैं हम, अतः अतः यानी कि क्यू बटे पी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये इसका फाइनली जवाब है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है इसमें, यह है इसमें भी मान लीजिए भाई, माना दूसरा पार्ट है 7√5 और इसके बराबर मान लिया हमने पी बटे क्यू। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। थोड़ा सा विपरीत मान लिया, थोड़ी देर के लिए विपरीत मान लिया हमने। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका √5 बराबर, ये होगा पी बटे 7 क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर √5 बचा आपका। अतः कह सकते हैं, अतः पी बटे 7 क्यू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक
अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर हुआ। अब इसमें हमारा तीसरा पार्ट है लास्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट ये दे रखा है। इसमें भी क्या कर लेंगे हम, मान लेंगे, माना 6 प्लस रूट 2। ठीक है, ये है तीसरा क्वेश्चन, और इसके बराबर मान लिया हमने पी बटे क्यू। एक परिमेय संख्या है, विपरीत मान लिया थोड़ी देर के लिए, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है ये हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इस 6 को राइट हैंड साइड ले जाइए, तो यहाँ बचेगा आपका √2 पी बटे क्यू माइनस का 6। थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए इसको, एलसीएम ले लेंगे, क्यू एलसीएम आ जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा पी माइनस 6 क्यू। ठीक है, पी माइनस 6 क्यू, तो कह सकते हैं अतः क्या कि P माइनस 6 क्यू बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, बस ये क्या हुआ इसका जवाब फाइनली। अब 1 एक्सरसाइज हमारी 1.3 ये भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो एक्सरसाइज हमारी 1.3 आज कंप्लीट होती है। ठीक है, और आज के लिए बस केवल इतना ही। तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते रहें। धन्यवाद।